दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का होता है और 8 प्रश्न दिया रहेगा, आपको इसमें से 4 का ही जवाब देना है, प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 रहता है। यह आपको 120 से 140 शब्दों में इसका जवाब देना होता है। यहाँ पर 8 प्रश्न हम करा रहे हैं, यद्यपि कि आपको वहाँ परीक्षा में 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। जैसे कि प्रश्न संख्या 31 है, क्षेत्रीयतावाद पर लघु निबंध लिखें। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ लें, हम मुख्य बातें आपको बता रहे हैं, इसे आप अपने शब्दों में इसे लिखने का प्रयास करेंगे। अन्यथा एक ही अगर हम कोई एक आंसर दे देते हैं तो आप लोग सब इसे रटने का कोशिश करेंगे। इसलिए हम मुख्य बातें बता रहे हैं और आप इसको अपने शब्दों में इसे फिर ढालेंगे, अपने शब्दों में इसका जवाब लिखें। तो क्षेत्रीयतावाद पर लघु निबंध। यह समझ लें कि अपने आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक अधिकार के लिए जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने ही क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, वह आर्थिक आधार पर सोचते हैं या सामाजिक आधार पर या राजनीतिक अधिकार पर, राजनीतिक, तो यहाँ पर पूरे देश को छोड़कर वह सिर्फ अपने क्षेत्र के हितों को ही पूरा करवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, दबाव डालते हैं। इसे ही क्षेत्रवाद कहते हैं। और कभी-कभी क्षेत्रीयता का यह आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करने लगता है और स्वाभाविक है जब अपने-अपने क्षेत्र के बारे में लोग सोचेंगे, उसी के लिए प्रयत्नरत रहेंगे, उसी के लिए संघर्षरत करेंगे, तो यह कहीं न कहीं नकारात्मक भावना के रूप में प्रकट होती है और कभी-कभी अलगाववाद की भावना ऐसी अलगाववाद की भावना राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करती है। कभी-कभी कोई उग्रवादी संगठन अपने क्षेत्र विशेष लोगों के लिए जो है वहाँ पर संघर्ष करने लगते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। या कभी कट्टरपंथी संगठन अपनी क्षेत्रीयता को उभार कर पूरे देश को मुसीबत में डालते हैं। ऐसी भी बातें होती है। और आपने देखा है कि अलग राज्य बनाने की क्षेत्रीयतावाद की भावना के कारण ही 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से 14 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। और भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर पिछड़ेपन को लेकर क्षेत्रवाद का आंदोलन लोग करने का कोशिश करते हैं और इसका स्वरूप यदि विकृत हो जाए तो ये देश के लिए समस्या उत्पन्न करता है। और आप जब देखेंगे उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, जहाँ बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश को काटकर फिर तेलंगाना बनाया गया। अब ये सब जो राज्य का गठन हुआ, यहीं पर आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीयतावाद के बढ़ते मांग के आधार पर ही बाद में उस राज्य का निर्माण करना पड़ा। और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कभी-कभी क्षेत्रीयतावाद को लेकर उग्रवादी आंदोलन देखने को मिलता है। कभी-कभी जम्मू कश्मीर में को भी लेकर देखने को मिलता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। जाति, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने भारतीय समाज में प्राचीन काल से जाति की बातें दिखती है और एक तरह से कोई किस जाति का व्यक्ति बनेगा या उसके बस की बात नहीं होता है। स्वभावतः जिस जाति में, जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसी जाति का अंग बन जाता है, उसी बिरादरी का वो अंग बन जाता है। और जाति के अनुसार अपने समाज में बरसों से लोग पेशे करते आ रहे हैं, अपना बिज़नेस व्यापार उसी के अनुरूप करते आ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय राजनीति में यदि हम जाति की बात करें, तो यहाँ पर जाति की भूमिका हमें दिखती है। और अगर हम यह कहें कि जाति राजनीति में दिखती है और राजनीति में भी जाति दिखती है। और यही कारण रहा कि जातिवाद की भावना पनपने लगी जब से भारतीय राजनीति में जातिवाद का जिक्र हुआ। जाति के माध्यम से लोग अपना-अपना व्यापार करते रहे हैं, लेकिन जब इसे वोट बैंक के रूप में बुलाने का प्रयास किया जाने लगा, तो फिर भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका एक अहम हो गई। और एक तरह से इसका राजनीतिकरण इस जाति का कर दिया गया। और हालाँकि इसके भी दोनों पहलू हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि
जातिगत भावना के कारण आम जनता जो उस जाति से जुड़ी हुई थी, वह सक्रिय हुए, उसे अपनापन का बोध हुआ, उसमें भी राजनीतिक चेतना जगाई गई, जागृत हुए और राज्य व्यवस्था में वो अपने को समझने लगे कि मेरी सहभागिता हो रही है। और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका इस रूप में दिखती है कि जब राजनीतिक दलों को टिकट देना होता है तो वह जाति देखकर देखते हैं कि हमें इस जाति के उम्मीदवार को यदि हम बनाते हैं तो फिर इसका इतना वोट है तो ये वोट मेरी पार्टी को मिल जाएगा। तो टिकट देते समय उम्मीदवार को टिकट देते समय वो लोग जाति का जब ध्यान रखने लगते हैं तो मतदाता का ख्याल रखते हैं। तो फिर यहाँ पर भारतीय राजनीति में हम कहते हैं कि जाति की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरी ओर जब मतदाता भी किसी खास जाति से होने के कारण कहते हैं कि हम इसी को वोट देंगे, ये मेरे जाति के हैं, तो भी यहाँ पर राजनीति में जाति की भूमिका हमें महत्वपूर्ण रूप में दिखती है। तो वोटर और पार्टी दोनों नेता दोनों स्तर पर जाति का राजनीतिकरण होता है, जाति को भुनाया जाता है भारत में। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक दल अपनी जाति की भावनाओं को भड़काते हैं और अपनी पार्टी का भी नाम इस तरह रखते हैं कि आपको लगेगा कि आप विशेष जाति से ही संबंधित है। तो जातिगत भावनाओं को उभारने का कोशिश करते हैं और नकारात्मक के साथ-साथ सकारात्मक दोनों अर्थों में आप यह भी समझ सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, तो लोगों को संघ बनाने की, अपनी सभा करने की आज़ादी मिली। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी जाति के लोगों ने अपना-अपना संघ बनाया और उस संघ का फिर राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने लगे। वे खुद नेता चुनने लगे और जो नेतृत्व हुए, वे फिर कहे कि हम मैं तो आपकी पार्टी, आपकी जाति से हूँ, मुझे आप यहाँ पर फिर मेरे अनुसार चलिए, उसको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह की बातें हुई। दूसरी बातें यह भी हुई कि जो अपने वर अपने सामाजिक जो विशेषता थी, यहाँ पर ऊँची जाति और नीची जाति का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जब नीची जाति को भी आरक्षण दिया गया, तो जो अग्रणी जाति कहलाते थे सामाजिक व्यवस्था में, जो कि उसे हे दृष्टि से तब तक देखते थे। लेकिन जब चुनाव की बात आई, तो एक-एक व्यक्ति का महत्व बढ़ गया। यहाँ पर उसके पास भी हुए जो कि कभी नहीं जाते, वो गए, हाथ जोड़कर उससे बोले कि हमको वोट दो। तो अगली जाति जब निचली जाति के पास गए, तो उनका भी कहीं न कहीं स्वाभिमान जागा कि हम भी कुछ विशेष हैं। यहाँ पर उनको अपनी जाति को लेकर फिर अस्मिता एक तरह से जागृत होती है और जाति का इस हद तक राजनीतिकरण हो जाता है कि हर एक पार्टी उससे लाभ लेने की कोशिश करती है और एक तरह से हम कहें कि जब से चुनावी प्रणाली आई, तो उन जाति का जो उनको अस्मिता का जो भावना था, उसमें कहीं न कहीं क्रांति आ गई। एक तरह से नव जीवन उन्हें मानो मिल गया हो। जाति भारत में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में कि आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। एक अपने आप में जाति एक दल बन जाता है यहाँ और इसी एक विद्वान हुए हेरल्ड गोल्ड। उन्होंने कहा कि राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उनको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। और इसी जाति को महत्व रखते हुए सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए आप देखते हैं कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर भी वोट बैंक देखा गया और देखा जाता है कि हमारा वोट कैसे किस जाति में कितना है, कैसे उसको यदि लगेगा कि हमारे लिए सरकार ने ये किया तो हम उसको फिर वोट देगा। तो इस मतदान व्यवहार को जाति के आधार पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और आरक्षण जो आप जानते हैं कि मंडल आयोग के बाद 1990-91 के बाद किस तरह आरक्षण की कहानी इस देश में हुई थी। एक धड़ा इसको मानता था, एक धड़ा इसका विरोध करते रहता है। और यह भी देखते हैं कभी-कभी राजनीतिक दल देखते हैं, ऐसा जताने का कोशिश करते हैं कि अपने मंत्रिमंडल में भी हम इस जाति को हम स्थान दिए हैं, ताकि उनके जाति का वोट ले लिया जा सके। प्रमुख जाति की बात करें, तो यहाँ पर आप अगर हम बिहार की ही बात करें, तो यहाँ पर बिहार की राजनीति में आपको राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी इन सब
जाति के आधार पर, दलित, इन सब जाति के आधार पर राजनीति किया जाता है। बिहार के बाहर अगर देखें, आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी जाति, गुजरात में पट्टीदार, अन्नावल, मैसूर में लिंगायत और वक्लिगा, मद्रास जैसे हर जगह आपको जाति की परिस्थितियां दिखती है। यहाँ पर भी हम यह कह सकते हैं कि यदि जाति की भावना को लेकर यदि पृथकतावाद की भावना लोगों में जागृत होती है, तो कहीं न कहीं यह जाति की भूमिका हमारी समाज के लिए, हमारी राजनीति के लिए एक तरह से अभिशाप ही है और यह एक खतरनाक बात है। प्रश्न संख्या 3 देखें तो सुरक्षा परिषद के कार्यों का मूल्यांकन करें। आप इसका जवाब इस रूप में भी लिख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, दुनिया में विश्व युद्ध पुनः नहीं हो इसके लिए की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद। सबों के अपने अपने कार्य दायित्व तय कर दिए गए हैं सभी अंगों के। इसी में से सुरक्षा परिषद एक प्रमुख संस्था के रूप में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से है। यह सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है, मस्तिष्क है, धड़कन है, सब चीज यही है और पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। और एक तरह से कहें कि दुनिया भर की सरकार का एक कार्यपालिका के रूप में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के रूप में सुरक्षा परिषद है। और दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय विवाद की बात हो तो उसका शांतिपूर्ण समाधान करने का वैश्विक दायित्व इन्हीं के ऊपर है। और यह भी दायित्व है कि कोई देश यदि आक्रामक स्थिति में हो तो सामूहिक सुरक्षा की नीति अपनाकर उस देश के विरुद्ध कार्रवाई करे और न सिर्फ देश को बचाए बल्कि दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाए। और सुरक्षा परिषद ही वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर निरस्त्रीकरण की बात हो या अस्त्र नियंत्रण की बात हो, इसके लिए उत्तरदायी है। और संयुक्त राष्ट्र के 195 सदस्य देश हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के लगभग सभी देश इसके सदस्य होते हैं और महासभा में के सदस्य इसके अंग होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। और महासभा में किस देश को प्रवेश दिया जाए या किसी देश को नहीं दिया जाए, तो यह भी देखना इसी का काम है। इसी की सिफारिश पर महासभा में प्रवेश मिलता है। उसके बाद अगर महासचिव की ही नियुक्ति की बात हो तो यहाँ पर भी सुरक्षा परिषद की ही सिफारिश चलती है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देश होते हैं। 15 सदस्य देश में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य देश जो होते हैं वे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। ये अस्थायी सदस्य देश हैं। वहीं 10 अस्थायी सदस्य देश हैं जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर हट जाते हैं। और ये 10 सदस्य में जो है 5 सदस्य एशिया अफ्रीका से होते हैं, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से, 2 सदस्य दक्षिण अमेरिका से, 2 पश्चिम यूरोप से होते हैं। लेकिन अस्थायी सदस्य में कोई बदलाव नहीं आता है। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन इसमें है। और सुरक्षा परिषद के सदस्य का जिक्र सुरक्षा परिषद के चार्टर के 5वें अध्याय में है। सुरक्षा परिषद के अपने सदस्य देशों जो मेंबर होते हैं वे प्रत्येक 14 दिन में बैठक करते हैं और आपातकालीन स्थिति में वे लोग बैठक कभी भी बुलाते हैं। यहाँ पर यह भी समझ लें कि सुरक्षा परिषद किसी मुद्दे पर निर्णय लेती है उसमें 9 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन उस 9 में से 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति अति आवश्यक है। यदि 5 सदस्य किसी भी मुद्दे पर एक मत नहीं है तो फिर निर्णय सुरक्षा परिषद द्वारा नहीं लिया जाएगा। इस संदर्भ में यह भी समझ लें कि सुरक्षा परिषद
परिषद के हर एक 5 अस्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार है। वीटो मतलब निषेधाधिकार, मतलब मैं मना करता हूँ। कोई भी निर्णय यदि ले लिया जाता है और कोई 5 अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन में से कोई एक अगर वीटो करा जाता है तो वो निर्णय फिर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाता है। और इस वीटो की शक्ति का प्रयोग शीत युद्ध के दौर में विशेष करके हुआ। रूस ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया। उस समय अमेरिका और रूस के बीच, सोवियत संघ के बीच आप जानते हैं कि ज़्यादा तनाव की स्थिति थी। वहीं सुरक्षा परिषद के कार्यों को अगर प्रमुख रूप से देखें तो इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में भी आप देख सकते हैं किस तरह युद्ध का माहौल है और दुनिया में मानवता पर किस तरह कुठाराघात किया जाता है। ऐसे में जब पुलिसिंग इन्हें कहा जाता है, दुनिया का पुलिस, वर्ल्ड पुलिस मैन के रूप में सुरक्षा परिषद को देखा जाता है, तो फिर ऐसे में यदि दुनिया में कहीं भी इंसान बेवजह मारा जाता है, बेवजह युद्ध में घसीटा जाता है, तो कहीं न कहीं सुरक्षा परिषद के कार्यों पर तो प्रश्न चिन्ह उठता ही उठता है। आप वर्तमान संदर्भ में भी आप देखिए कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। रूस सुरक्षा परिषद का सदस्य है। वैश्विक स्तर पर तो कोई ऐसा निर्णय जरूर होना चाहिए ताकि आम जनता, दुनिया की कहीं की भी आम जनता तबाही में न जाए, उसे बेमौत नहीं मारा जाए। लेकिन दुनिया में कहीं भी युद्ध होती है तो बेमौत मरने की स्थिति होती है। ऐसे में उस इंसान का क्या दोष है? और सुरक्षा परिषद जब दुनिया की शांति का ठेका लेकर रखा है तो उसे तो शांति व्यवस्था स्थापित करने में मददगार होनी चाहिए। कहीं न कहीं सुरक्षा परिषद के कार्य को लेकर इस पर उंगली भी उठाई जाती है। प्रश्न संख्या 36, नक्सलवाद पर एक टिप्पणी लिखें। यह समझ लें कि नक्सलबारी जगह से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये नक्सलबारी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक पुलिस थाना है वहाँ नक्सलबारी में, और वहीं पर एक किसान विद्रोह हुआ था। नक्सलबारी आंदोलन वहां से शुरू हुआ और चारू मजुमदार के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। विद्रोह का यह उग्र रूप यद्यपि कि पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, नक्सलबारी जगह से, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते यह बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कई एक राज्य को अपने चपेट में ले लिया। लगभग 9 जिले के 75 जिलों में आज नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र हैं और हालांकि विशेषकर वैसे सारे क्षेत्र हैं जो इलाके अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं अभी भी। और ये समझ लें नक्सलवादी आंदोलन एक विद्रोह, और यह सबसे बड़ी बात है कि हिंसा पर विश्वास करता है, तोड़फोड़ पर विश्वास करता है, हत्या पर विश्वास करता है, सैनिकों की हत्या, रेलवे को क्षति, सड़क को क्षति। और इनकी मूल जो मान्यता है, जो इनके दिमाग में बातें बैठ गई है, वह यह है कि उनको लगता है कि हमारे जगह का विकास नहीं हुआ है। सरकार सिर्फ अमीरों को देती है, गरीबों को लूटती है, गरीब क्षेत्र का विकास नहीं करती है, सिर्फ अमीर क्षेत्रों का विकास करती है। और यही पिछड़ेपन की मानसिकता, कि पिछड़ेपन वाली मानसिकता कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इनमें विद्रोह की भावना जगाती है, इनमें विरोध की भावना जगाती है। और जो हमारी स्थापित व्यवस्था है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन पर यह विश्वास नहीं करती और उनको उखाड़ फेंकने का दम भरती है। छोटे से जगह से वो विरोध का आंदोलन जो हुआ, यह मार्क्स जो वहां पर हुआ था, दरअसल यह कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय जो सब नेता सब थे, जो सब कार्यकर्ता थे, अनुयायी थे, उन सब जो से नक्सलबारी पुलिस थाने में यह आंदोलन शुरू हुआ और बाद में यह कई जगह फैल कर गया। 1969 में नक्सलवादी CPI-M से अलग हो गए और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, CPI, मार्क्सवादी लेनिनवादी के नाम से एक नई पार्टी बनाई और चारू मजुमदार के नेतृत्व में इस पार्टी ने बहुत अपने क्षेत्र में विकास किया।
फैलाया, उसको बृहद क्षेत्र में फैलाया, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा और अधिक लोग इनके विचारधारा से सहमत होते हुए ही इसमें जुड़े। और सरकारी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इनके खिलाफ बड़ी संख्या में यदि लोग इनसे जुड़े तो कहीं न कहीं इनकी विचारधारा से, इनके मत मान्यता से लोग सहानुभूति रखते थे कहीं न कहीं। और इन लोगों का कहना था कि भारत में जो लोकतंत्र है, यह सिर्फ एक छलावा है और इन लोगों ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, छिप कर वार करना, आमने-सामने नहीं। और आप देखते हैं कई बार आप सुने होंगे कि पुलिस पर हमला, नक्सलवादियों द्वारा, तो इस तरह की बातें सामने आई। नक्सलवादी आंदोलन धनी लोगों के विरुद्ध आंदोलन कहा जाता है और इन लोगों का यह भी मानना है कि जो भूस्वामी है, जो कि सैकड़ों एकड़ में जमीन का मालिक बना हुआ है, वह गरीबों का छीना हुआ भूमि है, भूमिहीन लोगों से छीनी हुई है और भूमिहीन लोग आज कुछ कहीं के नहीं है। और यही कारण है कि बहुत से विपन्न तादाद में लोग इनसे सहानुभूति रख के इनसे जुड़ जाते हैं। और इनकी दलील यह भी है कि बंगाल सरकार ने निरोधक नजरबंदी समेत कई एक बड़े नाजायज कदम उठाए। हालांकि इनको रोकने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन यह आंदोलन 1969 के बाद जो चला तो यह चलता ही रहा और आज भी है, कई जगह है। और सीपीआई, एमएल, लिबरेशन खुली लोकतांत्रिक राजनीति में आज भाग भी हालांकि ले रहे हैं, लेकिन आज भी इनकी विचारधाराओं को एक बड़े स्तर पर माना जा रहा है कहीं न कहीं। और चारू मजूमदार जो थे, वो एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे, नक्सलवादी बगावत के नेता थे और आज़ादी से पहले जो आंदोलन हुए थे, किसानों का तेभागा आंदोलन, उसमें भी इनकी भागीदारी रही। और बाद में यही सीपीआई छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिन पार्टी की स्थापना करते हैं। और ये किसान विद्रोह के माओवादी पंथ में विश्वास करते हैं, क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक हैं और चारू मजूमदार को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया था और कहा जाता है कि पुलिस हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन इनकी इलाज नहीं कराया गया, ऐसा कहते हैं इनके समर्थक, इनके अनुयायी, इनके परिवार वाले। और यह भी समझ लें कि छोटे-छोटे खेती-बाड़ी करने वाले किसान, छोटे-छोटे क्षेत्र में जो हिस्से पर, पट्टी पर मज़दूरी करते हैं, वे लोग ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि जबरिया हम लोग से जबरन मज़दूरी कराया जाता है और संसाधन का समुचित वितरण नहीं होता है, संसाधन का दोहन होता है अमीर लोगों द्वारा, सूदखोरों द्वारा शोषण होता है। और यही सब कारण है कि नक्सलवादी आंदोलन को ज़्यादा हवा मिलता है, ज़्यादा पानी मिलता है। और सरकार ने आप यह समझ लें कि सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन को समाप्त करने के लिए समय-समय पर कदम उठाते रहे हैं और जिस इलाके में पिछड़ापन है, समावेशी विकास करते हुए वहाँ के भी विकास करने के लिए समय-समय पर योजना का क्रियान्वयन किया है। और हालाँकि सरकार पर यह भी आरोप लगता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता ये भी आरोप लगाते हैं कि नक्सलवादी से गलत तरीके से निपटा जाता है, कराई तरीके से निपटा जा रहा है। नक्सलवादी हिंसा और नक्सल विरोधी कार्रवाई में आज आप देख सकते हैं हज़ारों लोग जान गँवा चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज भी यह समाप्त नहीं हुआ है। इनके मान्यता को मानने वाले आज भी लोग हैं। सरकार भी लोकतांत्रिक तरीके से विकास कर रही है, तो दूसरी ओर नक्सलवाद के नाम पर आज भी आंदोलन हमारे देश की सच्चाई बनी हुई है। प्रश्न संख्या 37 देखें, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विवेचना करें। पड़ोसी देशों के संदर्भ में और भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक युक्ति याद आ रही है। युक्ति उन्होंने कहा था कि मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं, इतिहास बदल सकते हैं भूगोल नहीं। आपका जो पड़ोसी देश है वो सदा वहीं पर रहेगा और वहां पर किस प्रकार के संबंध बनाएंगे आप, पड़ोसी कैसा संबंध बनाना चाहेंगे, इस पर दोनों देशों के संबंध निर्भर करते हैं। और हम देखते हैं कि भारत ने हमेशा अपने तमाम पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को
अपनाने पर बल दिया है। एक बड़े भाई की तरह अगल बगल के तमाम छोटे छोटे देशों को भी हर तरह की हर संभव सहायता दिया है। इन सब के बावजूद अगर विवाद के स्तर पर देखें तो भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा संबंधी विवाद है। आर्थिक विवाद दिखेंगे आपको, कूटनीतिक विवाद दिखते हैं। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान और चीन ऐसे देश हैं जो भारत से हमेशा आगे लगे रहने की होड़ में लगे रहते हैं। पड़ोसी देश नेपाल, जहां की रोटी और बेटी का रिश्ता है, यह भी कभी कभी ऐसे कार्य करता है, ऐसे लगता है कि यह भी पाकिस्तान की तरह चीन की गोद में जाकर बैठ गया हो। और जाहिर है ऐसा होने से भारत और नेपाल के संबंधों में कटुता उत्पन्न होगा। भारत के सहयोग से पड़ोसी देश बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन उसी बांग्लादेश में इस तरह की राजनीति होती है, भारत विरोध की राजनीति होती है, जिससे दोनों देशों के संबंध खराब होते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या आज भी एक तनाव के मुद्दे के रूप में हम देखते हैं। पड़ोसी देश के अंतर्गत क्वेश्चन के पैटर्न पर निर्भर करता है कि कितना इसका जवाब होगा। और चूंकि अगर जवाब इंटर लेवल का है तो आप भारत के तमाम पड़ोसियों में से किसी एक पड़ोसी देशों के साथ का वर्णन भी कर सकते हैं। और अगर उच्च लेवल का प्रश्न है तो ही आप भिन्न भिन्न देशों के साथ के संबंध को, एक आइडिया को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़े थोड़े करके हम हर एक देश के संदर्भ में देखते हैं। आप किसी एक देश के बारे में भी लिख सकते हैं, सभी देश के बारे में लिखने का समय आपके पास नहीं होगा और इंटर में कोई ज़रूरी भी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध को देखते हैं तो पाकिस्तान अपने जन्म काल के पूर्व से ही भारत से घृणा करता रहा है और दोनों राष्ट्रों के बीच विभिन्न भिन्न भिन्न राष्ट्रीय विचारधाराएं को हम कह सकते हैं, जहाँ यह धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, बहुदलीय व्यवस्था, बहुलवाद को अपनाया, वहीं पाकिस्तान ने इस्लामी राष्ट्रीय विचारधारा को अपनाया। और आज़ादी के बाद से अब तक दोनों देशों के संबंध मधुर नहीं हो पाए हैं। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन पाकिस्तान हर हमेशा छद्म नीति से भारत को परेशान करने की नीति पर रहा हुआ है। जम्मू कश्मीर को अपना अंग मानता रहा है। जम्मू कश्मीर के भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद पाकिस्तान और बौखला गया प्रतीत होता है। और दोनों देशों के बीच एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ, एक अलग राष्ट्र बन गया, तो पाकिस्तान को लगा कि ऐसा भारत के कारण ही हुआ, इसलिए भारत को तोड़ना वो भी चाहता है। दोनों देशों के बीच के बड़े नेता कई बार आपस में मिले हैं और संबंध को मधुर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और स्मरण कर लें कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। चूँकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो रेड क्लिफ की आयोग की अध्यक्षता में ऐसा किया गया था, सीमा रेखा का निर्धारण, इसीलिए रेड क्लिफ रेखा दोनों देशों के बीच पड़ती है। और कई बार नदी जल विवाद भी दोनों देशों के बीच ऐसी स्थिति बनती है जिससे कि दोनों देशों के संबंध खराब होते हैं। पाकिस्तान हर हमेशा भारत में आतंकवाद को भी बढ़ावा देते रहा और यह भी एक दोनों देशों के बीच मधुर संबंध नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। भारत बांग्लादेश संबंध को देखें तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी सेना को भारत ने समर्थन दिया और वह एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा पाया पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश की स्वतंत्र नीति अपनाई और कई एक कारक रहे। और यह भी समझ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध जहाँ तक बात है तो यहाँ पर 3 बीघा गलियारा का क्षेत्र था, 1.5 हेक्टेयर 3 बीघा। तो वहाँ पर भारत ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए बांग्लादेश को बहुत सारे विवाद शांतिपूर्वक समाधान करने में भी सफलता पाई है। यह भी देख लें कि भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही मिलती है और बांग्लादेश के साथ जो लाइन है उसको भी जो हम रेड क्लिफ रेखा ही कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान उस समय जिस समय भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान को ही अलग किया गया था, इसीलिए वो भी रेड क्लिफ की ही देन थी। और
उसे भी वही रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति भी कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि दोनों देशों के बीच संबंध खराब होता है। हालांकि वर्तमान में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा है। भारत और श्रीलंका, यहाँ पर देखते हैं तो इसमें दोनों में भी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका आप जानते हैं, और वहाँ पर दोनों देशों के बीच तमिलों की निर्जातीय समस्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन सबों के साथ साथ लिट्टे ने वहाँ तबाही मचाई श्रीलंका में। उसके बाद वहाँ पर आप जानते हैं कि उसी लिट्टे के कारण राजीव गांधी की हत्या हो जाती है दोनों देशों के बीच। और वर्तमान में स्थिति यह है कि श्रीलंका इतनी अधिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है कि वह ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन भारत ने अपने पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका को हर हमेशा सहायता दिया है, हर संभव मदद करते रहा है। कूटनीतिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर, तकनीकी स्तर पर, हर जगह श्रीलंका को भारत ने मदद किया है। भारत और नेपाल को देखें तो भारत नेपाल का सबसे पड़ोसी देश है, या और आप जानते हैं कि नेपाल एक स्थलबद्ध देश है, मतलब कि उसके चारों ओर भूमि ही भूमि है। और समुद्री मार्ग की बात हो तो भारत ही उसे समुद्री मार्ग प्रदान करता है। नेपाल के बगल में चीन भी है, लेकिन चीन की वैसी भौगोलिक स्थिति है कि चीन ज़्यादा उसे मदद करता भी नहीं है, और भारत से ही सब चीज़ वहाँ जाता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या अन्य खाद्य सामग्री की बात हो। और हालांकि इन सबों के बावजूद वहाँ की आंतरिक राजनीतिक स्थिति ऐसी बने कि भारत के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं भी रह सके, ऐसे भी दिन आए। हालांकि वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा है। भारत नेपाल के बीच संबंध खराब होने के कारण चीन भी है, चीन से नेपाल को उकसाता है, उसे पैसा देता है, भारत से खिलाफ रहने की बात करता है। भारत और भूटान देखें तो भारत और भूटान के बीच भी जो है आर्थिक सैनिक मामलों में एक दीर्घकालिक सहमति है, और दोनों देशों में संधि है। भारत भूटान के रक्षा को देखता है। आप देख जाने कि डोकलाम चीन भूटान का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने भारत को उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी दिया, और आपने देखा कि अगर भारत ने उसकी सहायता नहीं करता तो भूटान को वो बहुत परेशान करता, डोकलाम वो ले लेता। लेकिन भारत के कारण डोकलाम से चीन की सेना पीछे हटी, और दोनों देशों के बीच मित्रता भारत और भूटान के बीच अच्छी तरीके से है, और यह जारी है। वर्तमान में भी भारत अपने पड़ोसी देशों के प्रति अच्छी नीति अपनाते हुए भूटान को भी हमेशा हर संभव सहायता करते रहा है। भारत और अफगानिस्तान को देखें तो कभी अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन कालांतर में ऐसा रह नहीं सका। और वर्तमान संदर्भ में देखें तो वहाँ अमेरिका वहाँ से खाली कर दिया। उसके बाद तालिबान का शासन आ गया, तालिबान कट्टरता के एक प्रतीक बन जाता है, और भारत अपना हित देखते हुए पहले तो तालिबान से वार्ता नहीं करने में ही भलाई समझी, लेकिन जब देखे कि पूरी दुनिया के पास कोई चारा नहीं है तो भारत ने भी उसे मान्यता देने में ही अपनी भलाई समझी। और भारत अफगानिस्तान को हमेशा हर तरह की सहायता देते रहा है। हालांकि बीच में पाकिस्तान के आ जाने के कारण कुछ मदद देर से पहुंचती है, नहीं भी पहुंच पाती है, लेकिन भारत अफगानिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा पैसा दिया उसको उसके पुनरुत्थान के लिए, ताकि अफगानिस्तान भी लोकतंत्र की दिशा में बढ़ सके। हालांकि ऐसा कुछ वहाँ लगता नहीं है। भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन करें, अगर हम इसको देखें कि भारत के संविधान में महत्वपूर्ण बातें किस किस जगह से आई है, और दुनिया का विशाल संविधान जो बनाया गया 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची मूल संविधान में जो बातें थी, यह किन किन देशों से लिया गया, तो यह समझ लें कि संविधान के 2/3 प्रावधान तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उसी से लिया गया। इसके अलावा दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान के अनुकूल, अपने देश के अनुकूल ग्रहण करने का प्रयास किया गया। और इतने अधिक चीज़ें दूसरी जगह से ली गई है कि कुछ लोग तो इसे अपने भारत के संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। हालांकि ऐसी बातें नहीं है। ऐसी बातें इसीलिए नहीं है क्योंकि हूबहू हमने किसी दूसरे संविधान की नकल नहीं की है, बल्कि अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इन सबों की बातों के मद्देनज़र उसको सकारात्मक रूप से हमने अपने दृष्टि से उसे स्थान दिया है। एक बेहतर संविधान बनाने के लिए दुनिया का न केवल विशाल संविधान बल्कि बेहतर संविधान, बेहतर लोकतांत्रिक माहौल की स्थापना हो, इसीलिए दुनिया के विभिन्न जगहों से अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान में अंगीकार किया गया है। अगर हम
ब्रिटेन के संविधान को देखेंगे, ब्रिटिश संविधान से अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो चूंकि लगभग 200 वर्षों का ब्रिटेन का शासन रहा, उसके साम्राज्य के अधीन हम लोग रहे, तो उसका बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। 1935 के शासन के अधिनियम में भी उनकी नीति थी और हमने लगभग हूबहू 2/3 बातें तो 1935 की है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से जो महत्वपूर्ण बातें आई है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार का संसदात्मक स्वरूप, संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है। संसद ही सर्वोच्च है, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और हम लोगों ने उसी को ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा विधि का शासन का विचार, कानून का शासन, जो कानून है उसी का शासन होगा, यह भी लिए हम लोग ब्रिटेन से। और विधायिका में अध्यक्ष का पद क्या होगा, उसकी क्या भूमिका होगी, तो यह भी हम वहीं से लिए हैं। कानून निर्माण की विधि, कानून कैसे बनाई जाएगी, कानून निर्माण की विधि भी वहीं से हम लिए हैं ब्रिटेन से। और इसके साथ साथ सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, हमने लोकतंत्र अपनाया। इसके साथ साथ बहुमत, एक ऐसा बहुमत, ऐसा बासी बातें नहीं है कि जो उससे 50% से अधिक आएगा वही जीतेगा, नहीं, जिसे सबसे ज़्यादा आएगा वही जीत का हकदार होता है। तो इस तरह की बातें हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। इसके साथ साथ हम सबसे बड़ी बात, एक ही नागरिकता का जो प्रावधान है कि पूरे देश का नागरिक एक ही होगा, चाहे वो किसी भी प्रांत के हो, किसी भी राज्य के रहने वाले हो, वह भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। तो यह प्रावधान ब्रिटेन से लिए हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, आप जानते हैं किसी को किसी भी तरह का सजा हो, मृत्युदंड ही क्यों न हो, राष्ट्रपति यदि चाहे तो ये क्षमादान कर सकता है। और ऐसी बातें हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से भी हम लोगों ने लिया है। सबसे बड़ी बात कि हमने जिस लोकतंत्र को अपनाया, उस समय तक दुनिया की सबसे विशाल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका ही था। विकसित था, वो समृद्ध था, सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। हमारे यहाँ प्राचीन गणराज्य में लोकतंत्र के भी प्रमाण मिलते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका में भी दुनिया में आधुनिक समय में लोकतंत्र था और भारत ने उसको अपनाया, उस लोकतंत्र को अपनाया। और हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार के प्रावधान किए गए हैं वो अभी अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 65 अनुच्छेद तक में, जो 12 से 35 अनुच्छेद तक में जो है मौलिक अधिकार, वह हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। इसके साथ साथ अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण है, हम लोग को यहाँ शक्ति का पृथक्करण नहीं है, शक्ति का संलयन है। और वहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिका का जो न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो कार्यपालिका विधायिका से अलग है, वह भी लिए हैं। और जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, वह भी लिए हैं। इसके साथ न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो होती है, यह भी हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं। ब्रिटेन अमेरिका के अलावा आयरलैंड का संविधान से भी हम लोग के संविधान में जो मुख्य प्रावधान लिए गए हैं वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो तो यह भी वहीं से लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है, यह भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान को देखें तो वहां से जो अपने संविधान में लिया गया है वह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत वाली भावना वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ गणतंत्र प्रणाली की अवधारणा, गणतंत्रवादी व्यवस्था, यह फ्रांस से लिया गया है, जहां कि जो प्रमुख होंगे, शासन के प्रमुख होंगे, संवैधानिक प्रमुख होंगे, वे वंशानुगत नहीं होंगे, वे भी निर्वाचित होकर ही आएंगे। कनाडा के संविधान से अर्धसंघात्मक सरकार की व्यवस्था, यह कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था जो अपने यहाँ है, यह कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जो शेष विषय बच जाएंगे वो सारी शक्ति यहाँ केंद्र के पास हो जाती है, यह सिद्धांत भी कनाडा से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी, यह कनाडा से भी लिया गया है। इसके अलावा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस तरह की कठोर प्रक्रिया अपने यहाँ अपनाई गई है संविधान संशोधन के मामले में, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
की व्यवस्था यह भी दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर होता है। ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकती है। ये अलग बात है कि विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार कानून बनाता है, लेकिन समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान, उससे लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मनुष्य के मूल अधिकारों की स्थगन किया जा सकता है। आपातकाल जब लगाया जाता है तो मूल अधिकार का समाप्ति हो जाती है उस समय की। ये कहाँ से लिया गया? ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जापान से भी लिया गया है। जापान, तो वहाँ जापान के संविधान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून का शासन तो होगा, कानून के अनुसार शासन संचालन किया जाएगा, लेकिन कानून बनाया जाएगा, जो बातें विधि बनाने की जो प्रक्रिया तय कर दी गई है उस अनुकूल बात होगी। तो इस तरह कई इसके साथ साथ और अन्य प्रावधान भी कई देशों से लिए गए हैं। और वहीं हम अगर सोवियत संघ से भी देखें तो यहाँ से भी लिया गया है, वहां से सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य की बातें वहीं से प्रेरित होकर ली गई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि समाजवाद की भावना हो या पंचवर्षीय योजना बनाने की भावना हो, यह सब सोवियत संघ से लिया गया है। सार्क के उद्देश्य और उपलब्धियां। सार्क उसे दक्षिण से बोला जाता है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, और इंग्लिश में इसका हुआ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क, एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, फॉर, आर से रीजनल, सी से कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना देखें तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और सार्क की स्थापना का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके जियाउर रहमान, उनके मन में आया, और उनके ही प्रयास से, उनकी अगुवाई में सार्क का गठन किया गया। हालांकि सार्क में भारत सबसे बड़ा देश है, भारत प्रमुख देश है, और भारत के चारों बगल के देश सार्क के सदस्य हैं। भारत की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाती है, अग्रणी हो जाती है। और चूंकि जैसे कि जलवायु भारत की है, उसी तरह की मानसूनी जलवायु हम 8 राष्ट्र के राष्ट्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 सदस्य देश हैं। पहले इसमें 7 सदस्य देश थे और वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। 1985 से 7 सदस्य थे, 2005 से अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया, और अभी वर्तमान में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य देश के नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये सारे इसके देश हैं। और इसके उद्देश्य को अगर देखा जाए, सारे की क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से जो है कि आपस में व्यापार को प्रोत्साहित करने की नीति, व्यापारिक वस्तुओं की सीमा शुल्क में कमी लाने की नीति, और जो पड़ोसी देश हैं, जाहिर है सभी देश आपस में पड़ोसी बने हुए हैं, तो उसमें एक प्रकार की मित्रता की भावना और इसमें सहयोग की भावना बढ़ेगी। और इसके जो सार्क के उद्देश्य है इसमें प्रमुख रूप से कि सभी देश, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत, दक्षिण एशिया के सभी देशों के लोगों का कल्याण हो सके, उसकी कामना के लिए ही सार्क का गठन किया गया, ये कह सकते हैं। और दक्षिण एशिया के सभी देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति, हर तरह के प्रगति की भावना हो, और सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिले, आत्मनिर्भरता हो, और एक दूसरे के प्रति सबसे बड़ी बात है कि पारस्परिक विश्वास की भावना कायम रहे आपस में। और इसके साथ साथ अन्य विकासशील जो देश हैं उनके साथ भी सहयोग की भावना का वातावरण इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसकी उपलब्धियों को देखें तो 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा पर समझौते हुए, इसका मूल उद्देश्य रहा कि व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क में कमी लाई जाए और किसी भी व्यापार के लिए अपने पड़ोसी देशों को प्रमुखता दिया जाए। हम देखते हैं कि इसकी उपलब्धि में ही
भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। पाकिस्तान में फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई है। तो इसकी उपलब्धियां भी हमें दिखती है। वहीं अगर हम साथ ही यह भी कह सकते हैं कि इसकी जो अन्य उपलब्ध जो सार्क के बैनर तले इसके स्टेज पर जो उपलब्धियां हासिल की गई है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपस में मिल बैठने का एक मंच मिलता है सभी देशों को, और दक्षिण एशियाई देशों की प्रगति के लिए यहाँ पर काम किया जा सकता है। 1987 में सार्क विदेश मंत्री सम्मेलन में भारत श्रीलंका के तमिल मसला था उस पर सफल बैठक हुई थी, तो इसकी उपलब्धि है। 1992 में JKLF की समस्या हो गई थी, तो वहां पर सार्क विदेश मंत्री का सम्मेलन हुई थी, तो वहां पर भी जो है सीज फायर की बात हुई थी। तो इस तरह सहयोग भी मिला है, इसकी उपलब्धियां भी है, आपसी व्यापार को बढ़ावा मिला है। यह अलग बात है कि यह अपने चरम उपलब्धि को हासिल नहीं कर सका है, लेकिन उपलब्धि को हासिल किया है। और यदि सभी राष्ट्र मिलकर पर्यटन, भोजन, ऊर्जा, जल, पर्यावरण आदि के क्षेत्रों में मिल बैठकर अच्छा से काम करें, तो इसकी उपलब्धियां और सभी लोगों को, दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ साथ सभी पब्लिक को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि कई बार यह इसीलिए असफल हो गया कि इसके बैठक में, इसके नीति में कहा गया था कि आपस में आपसी मामले को यहाँ पर नहीं उठाया जाएगा, जो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठा दिया जाता था, इस कारण भी भारत ने इस पर दिलचस्पी लेना छोड़ दिया, और कहीं न कहीं सार्क आज वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सका जिसके कि ये हकदार थे। और इसके लिए जिम्मेवार एक हद तक पाकिस्तान ही है, क्योंकि वे ले देकर कश्मीर की मसला का ही राग अलापते रहते हैं। और भारत अपनी नीति पर आज भी कायम है, अपनी प्रमुखता पर पड़ोस को प्रमुखता देने की नीति पर भारत आज भी चल रहा है। आपने देखा कि टीका, कोरोना के समय जब कोविड-19 का टीके की बात हुई, तो भारत ने अपने देशों के नागरिकों को तो दिया ही दिया टीका, अन्य पड़ोसी देशों के मुल्कों को भी टीका पहुंचाया। तो भारत एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में सार्क में आज भी है।